गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके बीच कक्षा 9 के अध्याय गति जो कि फिजिक्स का टॉपिक है उसको लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गति यानी मोशन। गति किसे कहेंगे? देखिए, दो अवस्थाएं होती है, एक विरामावस्था, एक गति की अवस्था। विरामावस्था का मतलब अगर यदि हम अपने परिवेश के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, मेरे बगल में बोर्ड है, मेरे मतलब मैं कमरे के अंदर हूँ और समय के साथ साथ मैं अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ अपने परिवेश के सापेक्ष, तो इसका मतलब मैं विरामावस्था हूँ। लेकिन अगर मैं चलता हूँ, अगर मैं गति में होऊंगा तो गति के साथ साथ क्या होगा, समय के साथ साथ मेरे परिवेश के सापेक्ष स्थान परिवर्तन होगा। यानी यहाँ हूँ मैं अभी, यानी बोर्ड से दूरी मेरी अभी बहुत अल्प दूरी है। अगर मैं गति में होऊंगा तो थोड़ा और दूर चले जाऊंगा और थोड़ा दूर चले जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम समय के साथ साथ अपने परिवेश के सापेक्ष अगर अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जब परिवेश के सापेक्ष यानी जब समय के साथ परिवेश के सापेक्ष किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है समय के साथ साथ। अगर जैसे माना कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलते चलते क्या होगा, गाड़ी चल रही है तो पहले उसका परिवेश अलग था, कुछ समय बाद अलग होगा, कुछ समय बाद अलग होगा, तो अपना परिवेश परिवर्तित कर रही है। यानी समय के साथ साथ अगर किसी वस्तु का परिवेश के सापेक्ष किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है तो वो वस्तु गति में होती है। अब देखिए, गाड़ी है, जैसे गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो गाड़ी का तो परिवेश परिवर्तित हो रहा है, यानी गाड़ी बदलते जा रही है, यानी गाड़ी तो गति में है, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति जो है वो विरामावस्था में, क्योंकि गाड़ी के अंदर है वो, उसके चारों ओर माना मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को साथ में लेके किसी पिकनिक टूर में जा रहा हूँ और गाड़ी में हूँ, तो गाड़ी के अंदर हम सभी लोग तो परिवेश हमारा समान है, तो यानी हम तो विरामावस्था में गाड़ी के अंदर, लेकिन गाड़ी जो है वो गति में, क्योंकि गाड़ी अलग अलग स्थानों में चलती जा रही है, तो इसे कहेंगे विराम, मतलब इसे कहेंगे गति की अवस्था में। तो गति का मतलब हुआ जब कोई वस्तु परिवेश के साथ समय के साथ साथ अपने परिवेश के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो उसे कहेंगे गति। अब आती है सदिश राशियों पे बात है। तो सदिश राशियां का मतलब हुआ वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी मतलब क्वांटिटी एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यानी वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सदिश राशियां, जैसे विस्थापन, वेग तथा त्वरण आदि। आगे अन्य राशियां भी आएंगी। अब वैसे सदिश राशियां अभी विस्थापन और दूरी में जैसे आप लोगों को अंतर पता चलेगा तो उससे आपको सदिश और अदिश राशियां भी क्लियर हो जाएंगी। तो इतना याद रखिए कि जिन राशियों के निरूपण के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण तो जरूरी है ही, साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशियां। जबकि वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अदिश राशियां, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान आदि। तो पहली अदिश राशि पे हम आते हैं दूरी। अब किसे कहेंगे दूरी? दूरी का मतलब हुआ किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई का मतलब हुआ, देखिए माना भूपेंद्र 84 से चरमा जाता है, चरमा से माना 8 किलोमीटर है, 84 से चरमा भूपेंद्र यहां से चला ए बिंदु से बी बिंदु, यानी यहाँ पे माना 84 है, 84 से चरमा, फिर चरमा से ओगला चले जाता है, यहाँ पे है ओगला 3 किलोमीटर। ठीक है, तो भूपेंद्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हुई? 8। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई कितनी हुई? 8 + 3 बराबर कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया दूरी, तय की गई पथ की कुल लंबाई। माना इसमें ऐसा भी हो सकता है, माना अनीस की बात करते हैं, अनीस 84 से सीधे चले जाता है कनाल छीना 20 किलोमीटर, माना 20 किलोमीटर 84 से कनाली छीना, फिर दोबारा
वापस आके वहीं पहुंच जाता है, कहाँ, फिर दोबारा, यानी पहले 20 किलोमीटर इधर को गया ए से बी, यानी जोरासी टू चरमा ना, जोरासी टू कनाली सेना, फिर कनाली सेना से दोबारा वापस आके दोबारा जोरासी पहुंच जाता है। ये 20 किलोमीटर है। तो कुल तय किए गए पथ की कुल लंबाई कितनी हुई? 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर आया, यानी टोटल कितनी दूरी तय की? 20 धन 20 बराबर 40 किलोमीटर। मैं कहता हूं कि कोई माना चेतन की बात करते हैं। चेतन ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया और डी से पुनः ए में आ गया। माना ये 10 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर। कुल कितना चला? तय किए गए पथ की कुल लंबाई कितनी हुई? 10 धन 8 18, 18 धन 10 कितना हुआ? 28, 28 और 8, यानी टोटल कितना हो गया? 8 दूनी 16, 16 और 20, टोटल कितना चल गई? 36 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 36 किलोमीटर। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। ये एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा दूरी एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होगा, वैसे एसआई यूनिट, तो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो वैसे मात्रक इसका मीटर, या कभी कभी इसको किलोमीटर में भी व्यक्त करते हैं, तो ये इसका मात्रक हो गया। लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या है? मीटर। ठीक हो गया, ये तो दूरी होगी। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन बहुत दूरी और विस्थापन में कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखिए। विस्थापन का मतलब हुआ किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो तय किया गया पथ है उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब देखो, पहले उदाहरण से मैं स्पष्ट करता हूं। माना जो जोरासी का फील्ड है, माना 400, ये माना जोरासी का फील्ड है, ठीक है, ये जोरासी का फील्ड है, ठीक है। यहां से माना ये बिंदु है, यहां से अगर किसी ने दौड़ना स्टार्ट किया, ये पूरा अगर माना जाए कि ये पूरा, चलो गोली पथ में आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहले सिंपली समझाता हूं। माना कोई व्यक्ति सुमित, माना सुमित की बात करता हूं मैं। सुमित ए बिंदु से बी बिंदु में जाता है, बी से सी में जाता है, सी से डी में जाता है, डी से पुनः ए में चले आता है। माना ये दूरी है 10 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, माना ये है 10 किलोमीटर और ये है 8, चलो मीटर, बहुत किलोमीटर बहुत हो गया, मीटर की बात करते हैं। चलो 8 मीटर और 10 मीटर। माना सुमित ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ए में गया। कहां से चलना प्रारंभ किया? ए से चलना प्रारंभ किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से पुनः ए में आ गया। तो उसे कितना टोटल, वैसे अगर मैं दूरी की बात करूंगा तो सुमित द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई? दूरी बराबर तय किए गए पथ की लंबाई 10 धन 8 धन 10 धन 8। दूरी बराबर 10 धन 8 धन 10 धन 8। तो कुल दूरी तय किए गए पथ की लंबाई, दूरी कुल कितनी हुई? अभी हमने कैलकुलेट किया था, 10 10 20, 20 8 28, 28 8 36 मीटर। तो दूरी तो 36 मीटर हो गया। दूरी आ गया समझ में। लेकिन अब विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन की परिभाषा देखो, प्रारंभिक बिंदु, कहां से चलना प्रारंभ किया आ गया? ए, और अंतिम बिंदु भी क्या है? ए। जहां से चला वहीं अगर लौट के आ गया, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो विस्थापन बराबर 0। इसके द्वारा विस्थापन अगर क्या हो गया? 0 हो गया। अगर मैं कहता हूं मैं डिडियाट से जोरासी जा रहा हूं, डिडियाट से जोरासी की दूरी माना 20 किलोमीटर है और जोरासी से पुनः डिडियाट आ जा रहा हूं, तो दूरी तो 20 धन 20 40 होगी, लेकिन विस्थापन कितना हो गया? 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक होने की स्थिति में विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। और ऐसे ही माना एक
और एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं। माना कोई व्यक्ति ए से, प्रिया की बात करते हैं, माना प्रिया ए से बी बिंदु तक गई, बी से सी में गई, सी से डी में गई। ए बी सी टी। माना ए से बी में 40 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम मतलब डिस्टेंस के लिए या दूरी के लिए तो हमें पूरे जितना चले उसकी पूरा सब जोड़ देना, वो दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को देखना जरूरी है। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु क्या है ए और अंतिम बिंदु है डी। तो तय की गई दूरी की बात करेंगे तो दूरी कितनी होगी बताइए। दूरी बराबर ए से बी कितना पहले 40 मीटर चली, फिर उसके बाद 30 मीटर चली, फिर उसके बाद 40 मीटर चली, 40 मीटर चली, तो कितना हो गया 110 मीटर। 4 3 7 70 मीटर, 70 में 40 जोड़ोगे तो 110 मीटर। तो तय की गई दूरी तो पूरे पथ की लंबाई जोड़ देनी है। लेकिन विस्थापन के लिए फॉर डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू सी ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्या कह रहा है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है ए, और जितना चला उसका कोई मतलब नहीं। प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु क्या है डी। तो इनके बीच की न्यूनतम ये पूरी दूरी तो कहलाएगी दूरी, ये पूरी लंबाई तो कहलाएगी दूरी। लेकिन विस्थापन का मतलब हुआ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, अधिकतम दूरी तो ये हुई। न्यूनतम दूरी कितनी है देखो, ये है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30। तो न्यूनतम विस्थापन कितना होगा केवल 30 मीटर। तो याद रख लेना विस्थापन के लिए हमें केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी देखनी है। तो इस तरह से आज गति यानी विरामावस्था, गत्यावस्था, सदिश राशियां, अदिश राशियां, दूरी तथा विस्थापन के बारे में मैंने आपको समझाया। इससे रिलेटेड क्या कहते हैं आप और भी क्वेश्चन किताब में देख के कर सकते हैं और इसको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं आएगा तो दोबारा आप मुझे क्या कहते हैं मैसेज कर दीजिए, मैं दोबारा इसे समझाऊंगा। धन्यवाद।